वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कपल के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। ओके, देखो कपल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, एंड साथ ही साथ वो रिजल्टेंट मोमेंट कॉज करता है, कितना कॉज करता है, किस तरीके से कॉज करता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम देखेंगे। साथ ही साथ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होते हैं और इनका रिजल्टेंट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला वाला एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपने पहले भी देखा होगा कि 40 न्यूटन, 30 न्यूटन, अलग अलग मैग्नीट्यूड के आपके फोर्सेस लग रहे हैं और इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है। मतलब ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्सेस। और जब मेरे सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे नहीं लगते हैं तो वी कॉल्ड देम एज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। आप लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में या सबसे फर्स्ट वीडियो में जहां मैंने इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बताया है, वहां पे इसकी चीज देख ली होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरीके के जब फोर्सेस लगते हैं तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ये हमें पहले से आता है। हम ऑलरेडी 3-4 वीडियोस में ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में या इसके आगे वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, इन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये वाले फोर्सेस देखिए, ये अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रहे हैं। ये सारे के सारे फोर्सेस क्या एक ही पॉइंट पे हिट करेंगे? नहीं, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैच नहीं करेगा। मतलब 1 2 3 4 ये चारों के चारों कभी भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और इनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। ओके, सो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालने जाते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाए। ओके, और सिर्फ मुझे एक सिंगल मोमेंट मिले। दिस इज वन सच पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि सारे के सारे फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट ना हो, कुछ ना कुछ आर एक्स या मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा मुझे, या कुछ ना कुछ आर वाई या फिर वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा मुझे, एंड साथ ही साथ कुछ ना कुछ मोमेंट मिल जाएगा, जिसे हम पूरी तरह से फोर्स कपल सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थर्डली हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसके हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो, देख हाई पॉसिबिलिटी है कि शायद थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि ऊपर से जा रहा है। सो डोंट वरी, एक फोर्स कपल सिस्टम क्या होता है, उसमें कैसे रिड्यूस करना है, या फिर सिंगल मूवमेंट में कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, साथ ही साथ एक रिजल्टेंट फॉर्मेट हमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट का कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस की हुई है। अगर वीडियो लेंदी होगा तो हम उसका पार्ट 2 भी बना लेंगे। ओके, सो डोंट वरी, ये सारी की सारी चीजें जब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू या न्यूमेरिकल्स, मैंने कम से कम से 6-6 7 न्यूमेरिकल हर एक के रखे हैं, जब आप उन्हें करने जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट हम एक सिंगल मूवमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फोर्स कपल सिस्टम, या फिर एक एक्स और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि पढ़ना क्या है। पढ़ना यह है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब ये वाला हम पढ़ चुके हैं, इन वालों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और क्या आ सकता है, ये पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत पहले कपल से करते हैं। कपल कोने में रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट देके थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका दिखा देते हैं, फिर बाद में हम इधर मूव करेंगे। ओके, चलो कपल की डेफिनेशन देख लो। यहाँ पे सिंपल है, कपल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल अपोजिट एंड नॉन कॉलिनियर फोर्सेस। ठीक है, मतलब मेरे पास दो फोर्सेस होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मतलब उतने ही होने चाहिए वैसे, दो फोर्सेस होने चाहिए पहले। सेकेंडली दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा 20 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 20 न्यूटन का फोर्स है, और अपोजिट लगने चाहिए, तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, तो इसे हम क्या बुलाएंगे, कपल बुलाएंगे। तो देखो इसमें एक छोटा सा डाउट सबको आता है कि ये वाले भी तो वैसे ही फोर्सेस हैं, है ना, ये भी 20 न्यूटन का, ये भी 20 न्यूटन का, और एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, तो क्या हम इसको कपल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कपल में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे नहीं आने चाहिए। तो ये दोनों फोर्सेस तो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं सेम लाइन पे, तो इन्हें हम कपल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखिएगा, कपल हैज टू बी two forces of equal magnitude and opposite direction, and most importantly they have to be non-collinear। जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही हो, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल भी हो, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने 30 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, ये 30 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, एग्जैक्टली अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, नॉन कॉलिनियर है, वी कैन कॉल दिस एज अ कपल। ओके, चलिए कपल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या, कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस ही बात है यार, 20 न्यूटन यहां लग रहा है, 20 न्यूटन यहां लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो तो बनाएंगे, है ना। यहाँ पे भी जीरो बनता है बट कपल नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, इट कॉजेस ओनली रोटेशनल मोशन। ऑब्वियस है कि अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम जीरो आ रहा है तो वो सिर्फ घुमाने का काम कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन का काम नहीं कर सकते। अगेन इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स फर्स्ट यूनिट, ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो पाएगा बिकॉज आर जीरो है, सिर्फ रोटेशनल मोशन हो पाएगा। चलिए किस तरीके से मोशन होगा देख लेते हैं।
सो मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं कि एक F न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, एक F न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है और नॉन कोलिनियर है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ कपल। अभी O पॉइंट के अबाउट मुझे इस कपल का मोमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस फोर्स का मोमेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द फोर्स। याद होगा सबको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हमें पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जिस पॉइंट का मोमेंट निकाल रहे हैं, और फिर आर क्रॉस एफ करते हैं तो डायरेक्शन मिल जाती है ना, डी क्रॉस एफ बोलो, आर क्रॉस एफ बोलो, तो आर से एफ की तरफ जा रहे हैं हम, आर से एफ की तरफ, ये कौन सा है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे यहां पर देखोगे तो डी से एफ, आर से एफ, डिस्टेंस से एफ की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ओ के अबाउट इसका कितना मोमेंट आएगा, इट विल बी सिंपली एफ इंटू डी वन, और इसका कितना मोमेंट आएगा, इट विल बी सिंपली एफ इंटू डी टू। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव, और ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो माइनस एफ डी वन प्लस एफ डी टू, प्लस दूर रखा गया इसका, थोड़ा पास में करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि आपका जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, एफ कॉमन ले लोगे यहाँ से, सो या चलो स्टेप भी लिख देते हैं, एफ इंटू डी टू माइनस एफ इंटू डी वन, विच इज इक्वल टू एफ इंटू डी टू माइनस डी वन। ठीक है, अभी डी टू माइनस डी वन ऑब्वियस सी बात है एक नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। क्यों आएगी नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज डी टू डी वन से छोटा है। ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू ये बताती है कि ओवरऑल मूवमेंट जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं हम, आप चाहें तो इसे डी टू माइनस डी वन लिख सकते हैं, या फिर इतना ना लिखना चाहें आप तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो मोमेंट होता है, कपल का जो मोमेंट होता है, क्या वो मेरे ओरिजिन से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, वो एक्चुअली इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि d1 माइनस डी टू क्या बता रहा है, d1 माइनस डी टू मेरे दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को बता रहा है, मोस्ट टू बी प्रिसाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बता रहा है दोनों के बीच के। ठीक है, सो कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो निकालना बड़ा आसान होता है। हमें क्या करना है, सिंपली जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मल्टीप्लाई करना है उस कपल के आपस के बीच के, दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस से। यहाँ पे मैंने d2 माइनस डी वन लिखा है, आप चाहें तो इसे d1 माइनस डी टू लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्शन तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के बता ही देते हैं। ठीक है, सो आइदर यू कैन राइट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म और d2 माइनस डी वन, बट इतना ध्यान रखो कि डिपेंडेंसी किस पे है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंसी है क्या, नहीं, आपस के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंसी है। दिस इज यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ ऑफ दिस पर्टिकुलर कपल। ठीक है, चलिए अगर सेम कपल का मूवमेंट मुझे किसी और पॉइंट के अबाउट निकालना है, लेट्स से ये पॉइंट ओ था, उसकी जगह मैं ये एक पॉइंट ए ले लेता हूं। अब आपसे पूछा गया कि बताइए व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ दिस कपल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरा ए पॉइंट है ना। अब आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि ये है मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, और ये है मेरा दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो आप क्या करते थे सिंपली, है ना, याद है ना ये चीज, हमारे लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, हमारे लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। तो बड़ा वाला डिस्टेंस मुझे पता है d1, छोटा वाला डिस्टेंस मुझे पता है d2, तो आप सिंपली बोलोगे कि कितना आएगा मोमेंट, मोमेंट विल बी अगेन इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप चाहें इसे d1 माइनस डी टू बोल सकते हैं, d2 माइनस d1 बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा कि हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन बताएंगे, सिंपल। ठीक है, तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ द कपल। अब आप देखो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ और मोमेंट अबाउट पॉइंट ए सेम आ रहा है ना, मैंने गलती से ओ लिख दिया वहां पे, है कि नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन भी सेम आएगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे हमेशा कपल की डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना है, ये फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से मुझे नीचे वाले फोर्स की तरफ जाना है, तो ये आ गया, फिर नीचे वाले फोर्स से ऊपर वाले फोर्स की तरफ, देख पा रहे हो, तो ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। मतलब मैं मेरे मैग्नीट्यूड को लिख दूंगा कि ये रहा मेरा मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ मेरा डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं खेलते हम याद होगा मूवमेंट में, या खेलते भी है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, सब पढ़ चुके हैं हम लोग मूवमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या फोकस करना है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, सो व्हाट विल बी द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यही रहेगा, व्हाट विल बी द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, यही रहेगा। मैं को रैंडम पॉइंट भी ले लूं यहाँ पे पॉइंट सी, और उस पॉइंट सी से मुझे यहां से फोर्स तक का या यहां से ऊपर वाले फोर्स तक का डिस्टेंस ना भी पता हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं रैंडमली कोई पॉइंट यहां पे ले लूं पॉइंट टी, रैंडमली कोई पॉइंट यहां पे ले लो पॉइंट ए, सारे पॉइंट्स के अबाउट मेरा मोमेंट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो आप चाहे बोले मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, चाहे बोले मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, या मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट पॉइंट सी,
and which is further equal to the force into the distance between them. एंड इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, आप बोलोगे कि यहां से मैं जा रहा हूं अपने फोर्स की तरफ, वहां से मैं आ रहा हूं नीचे वाले फोर्स की तरफ, वहां से ऊपर वाले फोर्स की तरफ। ऐसा करने में मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, तो सिंपली कॉल इट ऐसा क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैलकुलेशन के लिए टेक इट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो आई होप आपको कपल समझ में आ चुका होगा अच्छे से। एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं हर लेक्चर में देता हूँ, स्टार्टिंग में देना थोड़ा भूल गया। देखो, अगर आप ऑलरेडी प्रो हो चुके हो इन सब चीजों में, तो आप मेरा लेक्चर 1.5x के फॉर्म में देख सकते हो, वरना आप बोर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार कपल पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे साथ साथ चलो, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप डेफिनेटली प्रो हो जाओगे, ठीक है। तो जो फास्ट वाले हैं, थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि कैलकुलेशंस करने कैसे हैं हमें, ठीक है। सो यहाँ देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन द राइट सर्कुलर प्लेट ऑफ फिगर ए एंड फिगर बी। तो दो फिगर्स है मेरे पास यहाँ पे, फिगर ए एंड फिगर बी। इन फिगर्स के हिसाब से मुझे मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ द कपल। तो बड़ा सिंपल है यार, देखो फिगर ए के लिए देख लेते हैं। ये फोर्स मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। दिस इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर प्लेट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम रहेगा। हम बोल सकते हैं दिस इज अ कपल। कैसे निकालते हैं कपल का मोमेंट? मोमेंट ऑफ द कपल इज सिंपली गिवन बाय द फोर्स एक्टिंग, है ना, टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 3 मीटर्स। सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। ऑब्वियसली फोर्स इनटू डिस्टेंस कर रहे हैं, तो यूनिट मेरी न्यूटन मीटर के फॉर्म में रहेगी, है ना। सो ये आ चुका है मेरा मोमेंट। अब बस मुझे ये बताना क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बताओगे? सिंपल है, ये रहा मेरा फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से मैं आ गया मेरे फोर्स की तरफ जो नीचे की तरफ जा रहा है ना। ऐसे घुमा घुमा के मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि हम तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम सीधे बोल देंगे 60 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सिंपल। कभी कभी फोर्सेस हमारे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होते हैं, तो हमने तो सीखा हुआ है कि अगर मेरे फोर्सेस वाई और एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, तो मुझे क्या करना है? उनको सिंपली रिजॉल्व करना है उस एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो चलिए, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें, फिगर बी में मुझे क्या कर लेना चाहिए? फोर्सेस को अपने रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एंड दिस विल बी माय वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट पहले वाला, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या हो जाएगा? देखो 30 इन 20 डिग्रीज है, तो दिस विल बी 30 cos ऑफ 20 डिग्रीज, एंड दिस विल बी 30 साइन ऑफ 20 डिग्रीज, ठीक है। अब हम ये वाले फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 30 cos 20 ऊपर की तरफ, एंड यहां से 30 cos sin 20 नीचे की तरफ, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ कोने कोने बना सकते हो, तो मैंने सिमेट्री के चक्कर में से पूरा पूरा बना दिया है, ठीक है। सो दिस विल बी 30 cos ऑफ 20 डिग्रीज एंड 30 साइन ऑफ 20 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे दो दो कपल बन चुके हैं, है ना। एक कपल हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाला, और एक हो गया मेरा वर्टिकल वर्टिकल वाला। तो क्या करेंगे? दोनों के मूवमेंट्स निकाल के ऐड अप कर देंगे, फाइनल मूवमेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। चलो पहले वर्टिकल वालों को कर लेते हैं। तो वर्टिकल में मेरे पास मूवमेंट कितना आएगा, है ना, एम वी लिख देता हूं मैं इसको। मूवमेंट वर्टिकल फोर्सेस के थ्रू कितना आ रहा है? दिस इज माय फोर्स 30 cos 20 का, ओके। एंड इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? ऑफ 4 यूनिट्स, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेटर निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल के थ्रू हमें क्या मिल रहा है? देखिए, वैसे एम वी और एम एच नहीं लिखना चाहिए, M1 M2 लिखना चाहिए था मुझे, बिकॉज मुझे डायरेक्टली ऐड करना है इसको, बट ठीक है, लिख लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? उतना काफी है। डिस्टेंस, सॉरी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 30 sin 20, ओके। सो दिस इज 30 साइन ऑफ 20 डिग्रीज, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम? इट इज 4 यूनिट्स अगेन, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकंड, आई विल ओपन द कैलकुलेटर फॉर यू, बिकॉज cos 20 है ना, तो दिक्कत होगा थोड़ा सा कैलकुलेट करने में। So this is nothing but cos of 20 degrees into 4 3s are 12, 120. So this is coming out to be 112.76 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या आएगी? देखो डायरेक्शन वर्टिकल वाला देख रहे थे ना, डायरेक्शन मैं नीचे गया फिर मैं ऊपर आया, फिर मैं नीचे गया ऊपर आया, ऐसे करने में मुझे क्या मिल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बोल देंगे दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव वैल्यू रहता है इसका, ठीक है। नीचे वाले का देखो, साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 20 इंटू 4 3s are 12, 120। दिस इज, काफी कम आ रहा है, 41.04 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन देख लेते हैं इसकी, ये क्या, मैं लेफ्ट, फिर ये आया मैं राइट, फिर लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट में घूम रहा हूँ। ये कौन सा मूवमेंट हो गया? मेरा डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो वापस से एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों का एड अप कर देना है मुझे, ठीक है। सो दिस विल एड अप टू हाउ मच? 112.76। So the final answer is coming out to be 153.80 Newton meter, and it has to be
प्योरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। सो टोटल मोमेंट का फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा 153.80। अब मुझे इतना ध्यान रखना है कि कभी कभी मुझे एक फोर्स पूरा वर्टिकल मिल रहा है तो आसानी से हो जाएगा, कभी कभी किसी एंगल पे मिल रहा है हम रिजॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व करने के बाद हम दो कपल बना के दोनों का एड अप कर देंगे। कोई ये मत सोचना कि एम मेरा फाइनली इज इक्वल टू आना चाहिए रूट ओवर एम वी का स्क्वायर प्लस एम एच का स्क्वायर, है ना। किसी किसी को थॉट आ रहे होंगे, कभी कभी कोई पूछता रहता है मुझसे। देखो ऐसा कुछ नहीं करना, ये रिजल्टेंट फोर्सेस नहीं है, ये मूवमेंट है, रोटेशन एड अप होता है कि नहीं। फोर्सेस जब लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकलता है, मूवमेंट तो एड अप होता है ना बाबा। ओके चलिए, सो आई होप आपको ये कपल समझ में आ चुका होगा। बेसिक क्वेश्चन हमने ले लिया है, अभी थोड़ा सा एक बेटर वाला क्वेश्चन लेंगे, ना ज्यादा बेटर नहीं, थोड़ा सा बेटर वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। सो डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ द कपल अबाउट पॉइंट ओ ए एंड बी। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप इस सवाल को देखें तो सवाल को देख के आप इतना तो समझ चुके होंगे कि कपल का मोमेंट हर पॉइंट के अबाउट सेम रहता है। तो वो ओ ए और बी लिख के मुझे क्या कर रहा है, सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने ओ के अबाउट ही निकालेंगे, या फ्रैंकली हम किसी के अबाउट ही निकालेंगे। हमें कहाँ फोकस करना है, सिर्फ फोर्सेस के डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, चाहे वो पॉइंट ए के अबाउट पूछे, बी के अबाउट पूछे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो डिस्टेंसेस पे फोकस करना है बस। ठीक है, चलिए, चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से ट्राई कर लो निकालने का। ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर प्ले करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन। आई डायरेक्टली मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट गाइस। ठीक है, चलो। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को छोड़ दो, फोर्सेस को पकड़ो। 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे, 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे, ये तो मेरा कपल हो गया। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के फॉर्म में नहीं है, तो मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो इस वाले फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ रखते हैं इसको, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एंड इस वाले फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। करेक्ट, है ना। चलिए, तो ये हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया, लिख लेते हैं यार यहाँ पे। चलो, सो दिस इज 20 cos 30 मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप भी इसी तरीके से जब आप एक्चुअल एग्जाम में करते हैं सॉल्व, तो ऐसे फोर्सेस को पहले रिजॉल्व कर लिया करो, आसान हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, साइन 30 है, cos 30 एंड साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, चलिए इस वाले की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, है ना। सो 20 cos ऑफ 30 ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड 20 साइन 30 ऊपर। करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास अगेन दो कपल बन गए, एक मेरा हॉरिजॉन्टल वाला कपल बन गया है और एक मेरा वर्टिकल वाला कपल बन गया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल को पहले पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो ये रहा 20 cos 30, 20 cos 30, तो मेरा फोर्स तो फिक्स है, फोर्स इज ऑफ 20 cos ऑफ 30 डिग्रीज। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना में, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। सिंपल लॉजिक है, देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो ये रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का लाइन, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का लाइन। मुझे बस क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये टोटल 4 है, ये 2 है, तो बीच का कितना हो गया, 2 मीटर्स। तो आप सिंपली बोलोगे दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम। ओके, और वर्टिकल वालों की बात करें अगर हम, सो वर्टिकल वाले 20 साइन 30 एंड 20 साइन 30। ठीक है, सो दिस इज 20 साइन 30, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है देखो, वर्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं फटाफट। ये रहा मेरा वर्टिकल वाला लाइन और ये रहा मेरा वर्टिकल वाला लाइन यहाँ पे। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 और 3 8 मीटर का। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 8। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर है हमारे पास, निकाल लेते हैं। cos ऑफ 30 डिग्रीज जितना भी है इनटू 2 2 ज़ा 4 40, so this is coming out to be 34.64, so 34.64 न्यूटन मीटर ऑब्वियसली। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो, मैं इधर से हॉरिजॉन्टल गया, फिर इधर से वापस आया, इधर से गया, फिर इधर से वापस आया, क्या है डायरेक्शन मेरा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज लिख देंगे, चाहो तो नेगेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको कर लो, साइन ऑफ 30 इंटू 8 टू द 16 160, वाओ, फिर 80, दिस इज कमिंग आउट टू बी 80 न्यूटन मीटर। एंड अगेन मैं ऊपर गया, फिर मैं नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो क्या हो रहा है, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आंसर, एड अप कर दो पता इनको, plus 34.64 is 114.64 Newton meter. This is the final answer. This is the final moment, and final moment by the couple about
एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। आप अबाउट ओ बोलो, ए बोलो, बी बोलो, सारे पॉइंट्स के अबाउट सेम ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। आई होप आपको समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करना है, रिजॉल्व करना है, डिस्टेंसेस देखने हैं दोनों के बीच के और सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा देता हूं आपको। आप पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। अगर ऑलरेडी सीख चुके हो तो आगे बढ़ सकते हो वीडियो में, नहीं सीखे हो या फिर एक प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, चलिए मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं आपके लिए। आप लगे तो पॉज करके खुद ट्राई कर लेना। यहाँ देखो मेरे पास ये वाले फोर्सेस भी हैं और मेरे पास ये वाले फोर्सेस भी हैं। तो यार इनका तो मैं ओरली ही निपटा दूंगा। क्या हो जाएगा इनका, देखो टोटल फोर्स 10 न्यूटन का है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 मीटर्स। सो यहां इसका मोमेंट जो होगा ना, इसका मोमेंट विल बी सिंपली गिवन बाय व्हाट, द फोर्स। फोर्स कितना है देखो, so the force is of 10 न्यूटन एंड 2 + 2 4 meters is equal to 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, डायरेक्शन भी देख लेते हैं, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो ये हो रहा है मेरा कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसे स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इस वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं और इस वाले फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो यार फटाफट से हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को लिख लेंगे। ओके, सो ये रहा मेरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यही आएगा इसका ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, नीचे वाले के फेस में क्या है, इधर ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ऐसा आएगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चलिए डिस्टेंसेस देख लेते हैं सिंपली, कंपोनेंट भी लिख ही लेते हैं यार। चलो 30 है और ये 40 है, तो दिस इज गोना बी 30 cos of 40, सो दिस विल बी 30 sin 40 डिग्रीज। ओके, अगेन ये हो जाएगा मेरा 30 cos of 40 डिग्रीज एज पर द रेजोल्यूशन, 30 sin of 40। ठीक है, चलो डिस्टेंस देख लो अभी। ओके, सो मैं अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल का देखो ये रहा, सेकेंड सॉरी, ये रहा हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ एक्शन और ये रहा इसके हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ एक्शन। दोनों के बीच की दूरी कितनी है देख लो, यहां से यहां तक पूरा 8 है और यहां से यहां तक 3 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर्स, है ना। ये पूरा डिस्टेंस 8 मीटर था, ये पूरा 3 था, तो बीच का कितना हुआ 5 मीटर्स। सिंपली इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे 5 मीटर, लिख लेते हैं चलिए। सो हॉरिजॉन्टल के बाद अगर हम करें तो माय फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 30 cos of 40। Now this has to be multiplied by the perpendicular distance between the horizontal forces. It is of how much, 5 meters। ठीक है, ये लो एंड इसका वैल्यू लिख लेंगे। वर्टिकल को भी देख लेते हैं हम लोग। सो वर्टिकल वालों की बात करें, वर्टिकल में क्या आ रहा है मेरा, डिस्टेंस देख लेते हैं चलो फटाफट। सो वर्टिकल का डायरेक्शन मेरा ये रहेगा इस तरफ और ये रहेगा इसके वर्टिकल का डायरेक्शन। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये 4 + 4 है ना, 4 + 4 8 मीटर का डिस्टेंस है वर्टिकल का, है ना। यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 8 मीटर्स। सिंपल है अभी, ठीक है नहीं। वर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये मेरा वर्टिकल फोर्स इधर, ये मेरा वर्टिकल फोर्स इधर, बीच के दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर का। ओके, सो मैग्नीट्यूड इज 30 साइन ऑफ 40 degrees and this has to be multiplied by the distance between the vertical forces, जो कि कितना होगा 4 और 4 8 मीटर का, इज इक्वल टू, चलिए फटाफट से वैल्यूज निकाल लेते हैं अभी। सो cos of 40 into 5 3s are 15 which is 114.90 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर से गए इधर से आए, इधर से गए इधर से आए, क्या है मेरा ये डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ 40 into 8 3s are 24, दिस इज गिवन बाय सिंपली 154.26 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन देखो, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा देखिए 114.26, this is coming out to be 268.52 and that too in the clockwise direction, this is the net moment। तो देखो ऊपर वाले दो फोर्सेस से मुझे मिल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले दो जो फोर्सेस हैं उससे मिल रहा है मुझे क्लॉकवाइज, तो नेट मोमेंट कितना हो जाएगा, ये पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कर लेंगे, है ना। तो समेशन ऑफ दीज टू मोमेंट्स, इसको m1 बोल लो, इसको m2 बोल लो। ठीक है, सो नेट मोमेंट कहाँ निकालो, यहाँ निकाल देते हैं। नेट मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज मोमेंट्स m1 + m2। तो लॉजिक वही है मेरा, m1 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, m2 क्योंकि क्लॉकवाइज है तो फिर नेगेटिव लिखा जाएगा, 268.52। तो आंसर मेरा अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा।
this will come out to be -228.52. So this is the net moment which is coming out to be negative. आप चाहें तो इसे नेगेटिव के फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर आप फाइनल आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि my net moment is coming out to be 228.52 and it is in the clockwise direction because आप नेगेटिव बता रहे हैं वहां पर। ठीक है, चलिए। सो इस तरीके से आप कपल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है और फाइनल मोमेंट निकालना है अबाउट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, सो इट डजंट मैटर पॉइंट आपका कहां पे भी लाई कर रहा हो, एनी अबाउट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन आपको निकालना है मोमेंट, तो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस। ठीक है, और प्लीज ये एम एच और एम वी मत लिखिएगा, आप चाहे तो M1 M2 M3 ऐसे लिख लेना, ओके, वरना एम एच एम वी लिख के सब कंफ्यूज ही होते रहेंगे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप M1 M2 M3 लिखें। ठीक है, चलो इसको मैं M3 बोल लेता हूँ, इस वाले को मैं नेट रिजल्टेंट M बोल लेता हूँ, और यहाँ पे M1 प्लस सेकेंड, तो इसको चलो M4 बोल लेते हैं, M1 प्लस M4, दिस विल बी द नेट रिजल्टेंट, M1 प्लस फाइनल M4, या M1 प्लस M2 प्लस M3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्सेस, है ना। कपल के बारे में इतना ही है, पीडीएफ में आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, बट फ्रैंकली यार कपल को लेकर ना सिर्फ एक आधी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आई रियली डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ पूछेगा। हाँ, कपल को किसी और फोर्सेस का कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम डेफिनेटली अभी करने वाले हैं आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं किस तरफ, रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। So find the resultant of non-concurrent force system and also find the net moment of these forces about point O. ठीक है, so यहाँ पे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता तो भी हमें पता है, बिकॉज सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो दीज आर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका रिजल्टेंट निकालना है। देखो, कभी भी किसी भी फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना हो, चाहे वो कॉन्करेंट हो चाहे वो नॉन कॉन्करेंट हो, आपके स्टेप्स वही होते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालना है आर एक्स का वैल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर आपको निकालना है आर वाई की वैल्यू, विच इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। फिर आप क्या निकालेंगे, नेट रिजल्टेंट आर, विच इज सिंपली गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, है ना। ये तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। अब हमने एक बार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो अब हमें ये बताना है कि ये कितने एंगल पे लगेगा, तो वो निकालना भी हमें आता है ना। थीटा इज सिंपली गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। तो जो हम कर रहे थे ना अपने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, वही चीज यहाँ करनी है, बस एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी कि मुझे यहाँ पे नेट मोमेंट भी बताना है। तो ये सब करने के बाद एक स्टेप और करके हम मोमेंट निकाल के दिखा देंगे अबाउट द पॉइंट ओ, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लगे तो आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन देख लो, और भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं आपको। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो मेरे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो बढ़िया है, जो नहीं है इन डायरेक्शंस में उनको हमें रिजॉल्व करना है। ओके, तो चलिए रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। मैं अगर इस फोर्स को देखूं तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा, कभी कभी रिजॉल्व करने में दिक्कत होती है किसी किसी को। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, इस पे आके एरो लग रहा है, यहाँ पॉइंट बी से एरो निकल रहा है। ठीक है, तो इनका रिजॉल्व जब होगा फोर्सेस का, तो कितने कितने डिस्टेंसेस पे रहेंगे अपने एक्स और वाई एक्सिस से, उस पर गलती हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस वाले फोर्स को कैसे रिजॉल्व करूं, क्या मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से लूं, है ना। क्योंकि अगर आप इस तरीके से लोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपकी यहां से डिस्टेंसेस जो है वो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस गिने जाएंगे। ठीक है, या फिर थॉट ये आता है कि मैं इसको रिजॉल्व करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे डालूं। तो फर्क क्या है दोनों में, फर्क है, जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डाल रहे हो और वर्टिकल कंपोनेंट डाल रहे हो, तो ये फोर्स का डिस्टेंस यहां से सिर्फ 5 मीटर है, फिर इस ऊपर डाल रहे हो तो फिर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपके मूवमेंट वाले क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं, आप फंस जाते हो। तो ये चीज बुक में आई डोंट थिंक गिवन होगी, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से नोट करके समझ लो। छोटी सी चीज है ये, कि जब भी आप फोर्सेस को रिजॉल्व करो तो हमेशा फोर्सेस को हमारे पॉइंट तक लेके जाना है या पॉइंट से निकालना है। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो आ रहा है ना, ये फोर्स मेरे पॉइंट पे आ रहा है, वेरएस यहां पर इस पॉइंट से फोर्स निकल रहा है। तो अगर मेरा फोर्स इस पॉइंट पे आ रहा है तो मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी इस पॉइंट पे ही आने चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आया, है ना, ये ऊपर वाला नहीं आएगा। वेरएस यहां पर इस पॉइंट से फोर्स निकल रहा है,
तो फिर आप बोल सकते हैं इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी इस पॉइंट से ही निकलने चाहिए। सो दीज विल बी द करेक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे दीज वोंट बी, समझ रहे हो? तो डिफरेंस है, ये फोर्स इस पॉइंट पे आ रहा था तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी इस पॉइंट पे आने चाहिए। यहाँ इस पॉइंट से फोर्स निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी इस पॉइंट से निकलते हुए दिखने चाहिए। दिस विल बी द करेक्ट रेजोल्यूशन। ओके, चलिए नाउ वंस यू आर डन विद दिस, आप अपने चीजों को थोड़ा थोड़ा लिख के स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से लिखते हैं। तो आर एक्स क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं बना दूं क्या, मोमेंट के लिए आसान रहेगा। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, फिर मोमेंट के लिए ना अपन अपना डायग्राम वापस से कंप्लीट करेंगे। तो आर एक्स देखो, पहले ये रहा मेरा 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो 20 cos 60। ठीक है, यहाँ लिख दूंगे कैलकुलेशन। चलो 20 cos 60 डिग्रीज, ये पॉजिटिव है बिकॉज अपन राइट साइड डायरेक्शन में देख रहे हैं। फिर सेकेंड, सॉरी, 20 cos 60 राइट साइड में देख रहे हैं, साथ ही साथ वर्टिकल भी ना। हाँ चलो ओके, यहाँ पे देखोगे तो 40 नेगेटिव है, -40 cos 30। रफ करके अपना बस ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इधर पे सिर्फ ये है 30 + 30। ओके, चलिए इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो cos 60 बराबर दिस 20 आ चुका है, -40 cos 30। So cos 30 into 40. So we are done with this, +30. So net value Rx की जो आ रही है, it is 5.35 न्यूटन्स। सिमिलरली आर वाई के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, हटाते हैं इसे, ये रफ वर्क है हमारा, यही करेंगे है ना। सो आर वाई में देखोगे तो नेगेटिव साइड में आ रहा है 20 का sin 60। सो 20 sin 60 विद नेगेटिव साइन नीचे की तरफ, यहाँ भी नीचे की तरफ है 40 sin 30। सो 40 sin 30, दिस इज ऑल्सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, और ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो +20। चलिए निकाल लेते हैं, sin 60 into 20 plus so this is coming out to be -17.32। ओके, चलिए अब देखो आर एक्स और आर वाई हमारे आ चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, विच इज सिंपली गिवन बाय √of these 2। ओके, सो ये भी डायरेक्टली आपके कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। +17.32 square. Now the resultant is coming out to be 18.12 न्यूटन्स। थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ mod of ry by mod of rx। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 17.32 divided by 5.35, so my theta is coming out to be 72.83 डिग्रीज। अब इसका डायरेक्शन बस बताना है हमको। ठीक है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, सिंपल लॉजिक है हमारा जो रहता था, आर वाई मेरा नेगेटिव है, आर एक्स सॉरी आर वाई मेरा नेगेटिव है और आर एक्स मेरा पॉजिटिव है। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, दिस विल बी माई रिजल्टेंट एंड इट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, द वैल्यू विच वी हैव फाउंड। ओके, तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, आर वाई नेगेटिव आया तो नीचे, आर एक्स पॉजिटिव है तो साइड में राइट और नीचे का रिजल्टेंट ये आएगा, दिस विल बी थीटा। तो ये हमें रिजल्टेंट बता दिया है किस एंगल पे बनेगा। यहाँ तक का काम हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, चलो मोमेंट निकाल लेते हैं पॉइंट ओ के अबाउट। कैसे निकालेंगे, ये रहा मेरा पॉइंट ओ। अब देखो कितने कितने फोर्सेस, कितने कितने मैग्नीट्यूड के कहाँ कहाँ लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी लग रहा है। ठीक है, इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसका ही एक वर्टिकल कंपोनेंट भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ। ठीक है, अब बस इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंसेस चाहिए हमें। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा 20 cos 60 राइट में।
ये हो जाएगा 20 sin 60, ये हो जाएगा हमारा कितना 40 cos 30, एंड दिस विल बी 40 sin 30। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद इतना टाइम लग रहा है, बट एक्चुअल एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा स्पीड अप कर पाएंगे। डिस्टेंसेस बस मुझे बताने हैं इनके कहाँ से कितने कितने हैं। तो ये डिस्टेंस देखो कितना है, टोटल 5 मीटर का। ये डिस्टेंस है मेरे पास 2 मीटर का। फिर ये वर्टिकल वाला डिस्टेंस अगेन 5 मीटर का है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल 6 मीटर का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 4 मीटर का डिस्टेंस है, जो लगने वाले डिस्टेंस है वही लिखना है हमको बस। और यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का। ओके, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं इनको। ये है अपना 5 का, ये है 2 का, फिर यहाँ से ये वर्टिकल अगेन 5 का, फिर दिस इज ऑफ 6 मीटर्स, फिर ये अगेन ऑफ 3 मीटर्स, ठीक है। चलिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वर्टिकली लगेगा क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स है वहां पे। ओके, चलो अब मुझे मोमेंट निकालना है, मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ। कैसे निकालेंगे देख लो। इस वाले का निकालते हैं पहले, ये रहा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे। ओके, सो ओ मेरा है, इस पॉइंट से इसके लाइन ऑफ एक्शन पे डालो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे डालोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, सो आर क्रॉस एफ। कौन सा डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं हर बार बताऊंगा नहीं इनके डायरेक्शंस, बिकॉज मैंने शुरू के 3-4 चैप्टर्स में काफी डिटेल में इन सब चीजों को बताया है। तो जस्ट टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द लेक्चर, हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ओके, सो ये कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी सिंपली 20 cos 60 डिग्रीज इनटू 5। और डायरेक्शन क्या होने वाला है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं इसको रखूंगा नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करेगा, 20 sin 60 इंटू 2, दिस विल बी 20 sin 60 इंटू 2। और ये आ रहा है मेरा वर्टिकल की तरफ, ये रहेगा आर क्रॉस एफ, तो ये होगा इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। यहाँ के देख लो 40 cos 30 इंटू 5, डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 40 cos 30 डिग्रीज इंटू 5, और ये 40 sin 30 इंटू 6, तो ये है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो ये आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ठीक है। दिस इज 40 sin 30 डिग्रीज इंटू 6। इसकी बात करें तो ये रहा इसका आर क्रॉस एफ, तो ये होगा इसका अगेन क्लॉकवाइज, कितना था ये 4 मीटर, 4 2 ज़ा 80। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको भी बोलेंगे नेगेटिव। और इसकी मैं अगर बात करूं तो ये आर क्रॉस एफ, तो ये रहेगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, 3 3 ज़ा 90, तो +90, ठीक है। तो इन सारे सबका आपको सम कर लेना है, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द नेट मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ। ओके, सो मैं एक बार कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिखता हूं, तब तक आप लोग भी दोबारा कर लीजिए। लेट मी जस्ट कैलकुलेट एंड राइट द आंसर। ओके, सो सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, इट इज कमिंग आउट टू बी 47.8 न्यूटन मीटर। ओके, एंड एज इट इज कमिंग आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो आप सिंपली इसे लिख सकते थे 47.8 न्यूटन मीटर इस डायरेक्शन के साथ में, ठीक है। सो दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ओ गाइस। ओके, सो व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है एक्सप्लेनेशन में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया हो, बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप यहाँ गलती कर सकते हैं, ठीक है। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट सा है। आगे क्वेश्चंस में थोड़ा स्पीड अप करेंगे हम। ये डिस्टेंसेस पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इसी की हेल्प से हमारे मूवमेंट निकलते हैं, ठीक है। ओके, सो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ, एक बार कोशिश कर लो, ट्राई करो, देखो बन रहा है क्या। सेम वैरायटी का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ओके, सो यहां देखो, अगेन वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड द नेट मोमेंट ऑफ दीस फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं फोर्सेस का। ओके, सो रिजल्टेंट निकालने का सिंपल तरीका है, हमें पता है, इस बार हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आर एक्स आर वाई की तरफ चलेंगे। ओके, फटाफट से पहले फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। सो ये है इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स, ठीक है। तो चलो इसको रिजोल्व करते हैं फटाक से पहले। So, इसका होगा हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट, एंड साथ ही साथ इसका होगा हमारे पास एक वाई कंपोनेंट। ओके, सो ये रहे पॉइंट ए पे लगने वाले दो फोर्सेस, एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स। सो दिस इज गोना बी 40 cos of 30 डिग्रीज एंड दिस विल बी 40 sin 30 डिग्रीज, ठीक है। और कुछ जरूरत है क्या डेटा रखने की, डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे देंगे बाद में। ओके, बाद में देखो। और नेक्स्ट ये वाला फोर्स है, इस पॉइंट पे लग रहा है बाहर की तरफ, तो यहां से रिजॉल्व हो जाएगा ये, है ना। सो दिस इज गोना बी 20 cos 60
चलो इसे भी रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट कंपोनेंट एंड दिस विल बी माय साइन कंपोनेंट। वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। दिस विल बी 20 cos of 60 degrees and this will be 20 sin of 60 degrees। बाकी दो फोर्सेस जो हैं वो अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टेंशन नहीं है। सो यहां से देखो ये है मेरा लेफ्ट की तरफ, दिस इज ऑफ 40 न्यूटन्स एंड जो दूसरा वाला फोर्स है इट इज अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है। डिस्टेंसेस को एक साथ ही लिखेंगे हम सारे के सारे। सो दिस इज एग्जैक्टली ऑफ 30 न्यूटन्स। ओके, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, आर एक्स आर वाई निकाल लेते हैं, फिर हम मोमेंट की तरफ जाएंगे। ओके, सो आर एक्स की अगर हम बात करें तो लेट्स सी क्या निकलेगा। आर एक्स इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो लेफ्ट में ये है मेरे पास, ये लेफ्ट में है मेरे पास, और ये राइट में है। बस ऐसे तीन तीन फोर्सेस हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो 40 cos 30। ओके, सो दिस इज 40 cos of 30 degrees and left में तो we'll put a negative sign. This is again minus 40 and this is 20 cos 60 which is towards right, तो positive लिख लो। 20 cos of 60 degrees, बस तीन ही फोर्सेस हैं। Let me see, फटाफट से इनका कैलकुलेशन करते हैं। So cos of 30 is this into 40, ये हो जाएगा मेरा -34 प्लस के दिस इज 20 cos 60। cos 60 इज 1/2 ना, तो ये 10 हो जाएगा सिंपली। So the value I'm getting is -64.64. This is -64.64 newtons. Similarly, let's try to figure out the value of Ry. Ry क्या हो जाएगा? चलो ये रफ वर्क वाला एरिया हमारा यही करते हैं। Ry के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो लिख लेते हैं 20 sin 60, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, प्लस 30 अगेन पॉजिटिव, माइनस 40 sin 30। ओके, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज साइन 60 इंटू 20 प्लस 30 माइनस 40 साइन 30 विच इज 20, सो 27.32। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है अपने पास 27.32 न्यूटन्स। अब हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू। ठीक है, सो फटाफट से देख लो, आर इज 64.64 का स्क्वायर प्लस 7.3 square. This is exactly equal to 70.17 न्यूटन्स। आर आ चुका है। थीटा एंगल बता देते हैं चलिए। सो दिस इज शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स, 27.32 divided by 64.64, 22.91 डिग्रीज। अब अगर हम इसका दिखाना चाहेंगे किस साइड में जा रहा है, तो आर एक्स मेरा नेगेटिव है और आर वाई मेरा पॉजिटिव है। इट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आएगा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में। और ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, उसे हम बोलेंगे थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑलरेडी वी हैव फाउंड। हमारा रिजल्टेंट आ चुका है। अब बस हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट मोमेंट बताना है। ओके, मोमेंट अबाउट विच पॉइंट, अबाउट द पॉइंट ओ ए। देखो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट बताना, तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इसका तो हो जाएगा सीधे जीरो। बाकी फोर्सेस को देख लेते हैं और उनका मोमेंट निकाल के उसका समेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंसेस देख लेते हैं बाकियों के कितने कितने हैं यहाँ पे, है ना। पहले तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर का है। ये देखो ये हो गया 2 मीटर यहाँ पे। फिर साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल, वर्टिकल जाओगे 2 + 3 5 मीटर्स। तो ये जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा 5 मीटर है अपने पास। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। और क्या डिस्टेंस चाहिए, इतने काफी है। फिर ये नीचे तक का डिस्टेंस पूरा पूरा ये कितना है, स्पेसिफाई नहीं हाँ किया ना, ये 3 मीटर है। और ये डिस्टेंस स्पेसिफाइड नहीं है, चलो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो एक काम करते हैं हम ही एड अप कर देते हैं इस डिस्टेंस को। नहीं गिवन है ना, हाँ गिवन नहीं है। सो लेट्स पुट दिस डिस्टेंस इक्वल टू, कितना रखें इसको, बड़ा रखते हैं थोड़ा सा, 6 मीटर रख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अभी हम एड अप कर दे रहे हैं। ओके, अपना ही क्वेश्चन है, बना सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें मिल चुका है। कितना है, दिस इज ऑफ 6 मीटर्स। और कौन सा डिस्टेंस चाहिए हमें, ये डिस्टेंस है हमारे पास, दैट्स इट। ये डिस्टेंस भी चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, तो ये आ चुका है 3 मीटर।
सेकेंड, थोड़ा पतला हो गया ये। सो दिस इज 3 meters एंड दिस इज हाउ मच, 3 + 2 5। ये दिस इज 2 meters एंड दिस इज हाउ मच, ये है 3 + 2 5, 5 meters है ये, है ना? है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 2, ये हो गया 5 मीटर, और ये पूरा हमने 6 मीटर लिख रखा हुआ है। ओके, अभी हमारा मोमेंट निकल जाएगा। चलो, अब देखो मोमेंट निकालना है मुझे अबाउट द पॉइंट ए। सो पॉइंट ए के अबाउट मैं सबसे पहले इसका मोमेंट निकालता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स है ये, ठीक है। एंड दिस इज द डिस्टेंस, सो आर से एफ की तरफ जाएंगे तो दिस इज माई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा हमारा 20 sin 60। इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5 + 2 7 meters, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम इसे पॉजिटिव लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, 20 cos 60। तो इसका डिस्टेंस कितना का बन रहा है, देखो ये 3 मीटर, ये 6 मीटर, पूरा पूरा बचा हुआ 3 मीटर, हमें पता है ना? सो दिस इज माई 20 cos 60 डिग्रीज इनटू, ये रहा मेरा फोर्स का डायरेक्शन, और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का है, तो इंटू 3, आर से एफ की तरफ डायरेक्शन, है ना, आर से एफ की तरफ, तो ये क्या है मेरा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, से भी पॉजिटिव रखेंगे। हो गई ये दोनों। इसको देख लो, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंड कितना डिस्टेंस है इसका, यहाँ से है टोटल डिस्टेंस इसका 3 और 2 5 मीटर, है ना? तो ये लग रहा है टोटल 5 मीटर पे। तो ये रहा डिस्टेंस, और ये फोर्स का डायरेक्शन, डिस्टेंस से फोर्स की डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो अगेन एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो ये भी रहेगा प्लस फोर्स इनटू द डिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं इस फोर्स के बारे में। ये रहा इस तरफ, तो ये आर डिस्टेंस, ये एफ, तो यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं हम, इस बार हमें क्लॉकवाइज मिल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव आएगा। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन, डिस्टेंस है 6 मीटर का, एंड क्योंकि आर से एफ की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्लॉकवाइज है, तो विल टेक इट एज नेगेटिव। ठीक है, और कौन बचा? बस इतने ही थे, 1 2 3 4, इन दोनों का तो इसके एक है अबाउट मोमेंट 0 ही होगा, बिकॉज ए पॉइंट पे ही फोर्स लग रहा है ये, है ना? चलिए, बस इसका कैलकुलेशन करना है, आप उठा के खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आई जस्ट कैलकुलेट एंड राइट द आंसर गाइस। ओके, सो ये आ रही है वैल्यू 61.24 न्यूटन मीटर। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि दिस विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मोमेंट को लेके आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है किसी चीज की, ठीक है, बट इस टाइप का आता है तो यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग दिस टेक्निक दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ये मैंने थोड़ा रफ वर्क किया था कैलकुलेशन के लिए, जस्ट इरेज दिस। ठीक है, इन सब का एडिशन है। चलो, थोड़ा आप समझ चुके होंगे कि नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस अगर आपके सामने आ रहे हैं तो उसका मोमेंट आपको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्ट मोमेंट भी दे देता है, तो उसको आप डायरेक्टली पुट अप करके ऐड कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो यहां उसने कहा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड द नेट मोमेंट अबाउट द पॉइंट पी। ठीक है, अब यहां देखो अलग अलग फोर्सेस आपको गिवन है, फिर ये पॉइंट ए के अबाउट कुछ मोमेंट भी गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो थीटा का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें कॉस थीटा टेन थीटा कैसे निकालना वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो इस क्वेश्चन में टोटल रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा आने वाला है जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वैरायटी को भी ध्यान से समझ लेते हैं गाइस। ठीक है, हालांकि करना वही है जो हम करते आ रहे थे, कुछ नया ऐसे कंसेप्ट है वैसे लेके नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। चलिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर एक्स और आर वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर एक्स आर वाई हम निकाल तो लेंगे, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि अगर हम सारी चीजों को हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के फॉर्म में लिख लें। तो देखो ये सारे फोर्सेस तो हैं, बस बचा कौन सा, ये वाला नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार सीख लें। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी पहले से जानता है इसमें से थीटा कैसे निकालना है तो वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज इसे देख लो एक बार। मान लीजिए कि अगर आपके पास ये थीटा गिवन है, तो थीटा के जो साथ वाला जो साइड होता है इसे हम बुलाते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल, और थीटा के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, और इसे तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू गिवन है 6 और इसकी वैल्यू गिवन है 8, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, और इस डेटा की हेल्प से हम कॉस थीटा टैन थीटा सारी वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमारा जो कॉस थीटा होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में कभी भी मुझे कॉस थीटा निकालना रहा तो मैं सिंपली उसका बेस देखूंगा और उसका हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूंगा, हो गया। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल में कहीं भी मुझे साइन थीटा निकालना रहा तो इट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 6/10 हो जाएगा।
ओके। और अगर कहीं पे मुझे टेन थीटा निकालना रहा तो इट इज सिंपली गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप इससे आप लोग कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, नहीं है तो देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं। वैसे पता होगा यार, M1 पढ़ रहे हो तो, बट स्टिल देख लो। ठीक है, चलो। ये इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। कॉस थीटा टेन थीटा जो है इस ट्राइंगल में ऐसे निकाला जा सकता है। ओके, अब मैं इसे रब करने वाला हूं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, उस ट्राइंगल में जो डिटेल थी उसको तो हमने क्रैक कर लिया है। अब हम सिंपली मूव करते हैं हमारे रिजोल्यूशन की तरफ, फोर्सेस को रिजोल्व करना है। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, तो ये आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पे, और इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यहाँ इस पॉइंट पे। वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। 40 न्यूटन का ये कंपोनेंट, ये थीटा के पास में, ये वाला कहलाएगा हमारा 40 कॉस थीटा, और ये वाला कहलाएगा हमारा 40 साइन थीटा। और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज कैसे निकालना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आर एक्स लिख लेते हैं। यहां से शुरुआत करो, ए से। इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, मतलब लग रहे होंगे बट एक कपल होगा कोई ना कोई जो मोमेंट कॉज कर रहा होगा, और कपल का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया रहा है ना, तो उसमें आर एक्स आर वाई में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इधर देखो, 10 न्यूटन का ऊपर 10 न्यूटन का नीचे। तो फ्रैंकली अगर इसको भी मैं लिखने जाऊं तो ये भी एक कपल ही है, तो इसको भी मुझे रिजल्टेंट में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस 10 माइनस 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे करेंगे। इधर आ जाओ, पॉइंट डी पे 32 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, मैं सीधे लिख दूंगा इसे -32। ओके, यहाँ पे आ गया ई पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो हम लिखेंगे इसे -20। एफ पे आ जाओ, दो फोर्सेस हैं, एक हॉरिजॉन्टल है पॉजिटिव में, तो 40 साइन थीटा। साइन थीटा निकालना हमने सीखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी 6/10। और 40 कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो प्लस लिखेंगे 40 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी 8/10। ओके, है ना। लगे तो देखो, वो ट्राइंगल जो था हमने लिखवाया था उसको पीछे देख के पलट लो। ठीक है, अब समझो इस चीज को कि मैं आर एक्स और आर वाई साथ साथ लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यार देखो, जब बहुत सारा डेटा रहता है ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। पहले पूरा आर एक्स लिख लोगे, फिर पूरा आर वाई लिखोगे, कभी कभी ना चीजें मिस आउट होने लगती हैं। तो पॉइंट ए को लिखा, सब कुछ उसके बारे में लिखा, पॉइंट बी को देखा, सब कुछ उसके बारे में लिखा, पॉइंट सी को देखा, सब कुछ उसके बारे में लिखा। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते रहना तो जल्दी हो जाएगा, मतलब मिस्टेक नहीं करोगे। जल्दी तो खैर कभी नहीं होना ये चीज। ठीक है, पॉइंट एफ का हमने डेटा लिख लिया, बचा पॉइंट जी। पॉइंट जी से हॉरिजॉन्टल फोर्स है पीछे की तरफ, तो -4 न्यूटन्स। चलिए, ये हमारा खत्म हो चुका है। आर एक्स और आर वाई निकाल लेते हैं, चलो। ये हो जाएगा कितना, देखो -20, साथ ही साथ ये कितना, जीरो जीरो करेगा तो +24 और -4, तो ये कितना हो गया, 0 न्यूटन्स। आर वाई देखते हैं, ये कटेगा 0 से 0 यहाँ पर, तो 4 8 32 बचेगा, 32 -32 कितना होगा, अगेन ये भी 0 न्यूटन्स। ठीक है, तो देखो आर एक्स भी मेरा 0 आ रहा है, आर वाई भी मेरा 0 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा नेट रिजल्टेंट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर ही तो होता है ना। सो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन्स। जब जब मेरा रिजल्टेंट 0 न्यूटन आएगा तो इसके बारे में हम एक चीज कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं? कि इस पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम में नेट फोर्स कुछ नहीं लगने वाला, लेकिन नेट मोमेंट तो डेफिनेटली लग सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब मेरा रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है ना, जब मेरा रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है, इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालूं तो वो सेम ही आएगा। समझो, जब भी रिजल्टेंट फोर्स मेरा 0 आता है तो उसका सिंपल मतलब है कि मैं इन सारे फोर्सेस का मोमेंट अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, या फिर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, या फिर मैं इस पॉइंट के अबाउट, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट इन सारे फोर्सेस का मोमेंट निकालूं, वो सेम ही आने वाला है। चाहो तो खुद से निकाल के चेक कर सकते हो, नहीं तो ध्यान में रखोगे तो भी काफी रहेगा गाइस। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, यहां इसने क्या बोला था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो हमने निकाल लिया 0, एंड द नेट मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी। तो मुझे तो पता है कि मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालू तो सेम ही आने वाला है ना। तो चाहूं तो मैं बी के अबाउट भी निकाल सकता हूँ, चाहूं तो किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूँ जिसके अबाउट निकालना आसान हो। ठीक है, चाहूं तो मैं पॉइंट बी के अबाउट निकाल लूं जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, या फिर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूं। तो मैं किसी ऐसे पॉइंट को चूज करूंगा जिसके अबाउट निकालना आसान है। ठीक है, जब भी रिजल्टेंट 0 होता है तो नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज सेम। ओके, चलिए, तो बी और सी मिलके एक कपल बना रहे थे, तो मैं इनको नहीं छेड़ता हूं। मैं एक ऐसा पॉइंट देखता हूं जो थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे एफ है, या दो दो फोर्सेस है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो बहुत सारे कैलकुलेशन है। तो एक काम करते हैं, हम पॉइंट एफ को ही चूज कर लेते हैं। एफ को हम क्यों चूज कर रहे हैं? एफ को चूज करने से फायदा ये हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ना, इन कंपोनेंट्स का मोमेंट मुझे कभी निकालना नहीं पड़ेगा। ये जो आड़ा टेढ़ा सा फोर्स है, इसका मोमेंट अबाउट एफ तो 0 ही होगा, क्योंकि तो एफ पे लग रहा है। तो बाकी सारे फोर्सेस का मोमेंट बस कैलकुलेट करना है, वो आसान होगा। समझ गए? मैं चाहता तो पॉइंट डी के अबाउट भी निकाल सकता था, बट प्रॉब्लम क्या होती,
कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं होती। होता क्या कि मुझे ये साइन थीटा कॉस थीटा इनको लेके कैलकुलेशंस में जाना पड़ता, मैं चाहता हूं कि ये अवॉइड हो जाए, तो मैं पॉइंट एफ के अवॉइड निकाल रहा हूँ। इस चीज को प्लीज, जो लोग समझ गए आगे बढ़ जाइए, जो नहीं समझे हैं फिर से देखो एक बार। जब भी रिजल्टेंट जीरो आता है तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट निकालूं सारे फोर्सेस का, वो सेम ही आने वाला है। तो जिस पॉइंट के अबाउट वो निकालने के लिए बोल रहा है उसकी जगह मैं किसी और के अबाउट भी निकालूंगा तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो बेटर ये है कि मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करूं जहां पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो। उससे क्या होगा, उन सारे फोर्सेस का उस पॉइंट के अबाउट तो मोमेंट जीरो ही रहेगा, तो मुझे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो मैंने एफ चूज कर लिया, आप डी सी बी कुछ भी चूज कर सकते थे। ठीक है, चलिए एफ लेके काम कर लेते हैं। मोमेंट हम निकालेंगे अबाउट द पॉइंट एफ, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट अबाउट द पॉइंट एनी अदर पॉइंट, और पॉइंट बी या कुछ भी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके इसका देखो, ये तो उसने डायरेक्टली मोमेंट दे दिया मुझे 15 न्यूटन मीटर का अलोंग विद द डायरेक्शन विच इज अ एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ऐसे सिंपली लिख दूंगा +15। ठीक है, चलो पॉइंट बी और सी कपल है, कपल मिलके कितना मोमेंट कॉज करते हैं, कपल मिलके कॉज करते हैं फोर्स इनटू द डिस्टेंस। तो फोर्स है 10 न्यूटन का, डिस्टेंस है 2 मीटर का, तो 10 टू हो जाएगा 20। रही बात साइन की, तो यहां से निकला मैं कपल के लिए इधर से, और पीछे की तरफ आया, सॉरी ये आया ऐसे 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 निकालते ना हम, तो ये गया है मेरा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये है होना चाहिए नेगेटिव। तो बी और सी सॉर्टेड है। पॉइंट डी का देखो, पॉइंट डी आ रहा है नीचे की तरफ, तो पॉइंट एफ के और मूवमेंट क्या रहेगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये पूरा 8 है और ये 6 है, तो बचेगा कितना, 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का रहेगा, तो 2 इंटू द डिस्टेंस, 32 इंटू 2। ओके, और आर एफ, तो ये है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आएगा नेगेटिव। पॉइंट डी सॉर्टेड, पॉइंट डी को ले लो। डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 12 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो बचा कितना, 8 मीटर का बचा। और ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये फोर्स हो गया ना, 20 न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है, यहाँ से हम पॉइंट करेंगे, तो ये है मेरा 8 मीटर का इंटू डिस्टेंस कितना है, 20 इंटू 8। डायरेक्शन को देख लो, आर से एफ की तरफ क्लॉकवाइज है, वापस आ गया नेगेटिव। ठीक है, ई हो गया, एफ का तो जीरो ही रहेगा, जी को बस देख लो, जी है 4 न्यूटन का फोर्स। तो डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर। ये रहा मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये होगा 4 इंटू 1 मीटर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखो आर से एफ की तरफ जाना है हमको। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज द नेट मोमेंट विच इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 15 माइनस 20 इज -5, माइनस 32 2 64, -160 एंड -4। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। सारे के सारे नेगेटिव ही हैं क्या, नेगेटिव है, बढ़िया, ऐड अप कर दो सीधा। सो ये कितना हो जाएगा, 160 + 60 इज 220, +8 इज 228, +5 इज 228 + 5 कितना होता है, 233 न्यूटन्स। ठीक है, नेगेटिव के साथ में, या फिर आप बोल सकते हो कि 233 न्यूटन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कैलकुलेशन ठीक है ना। 160 और 60 कितना होगा, 220, 228 + 5 इज 233। ठीक है, चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास जिनमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी रैंडम पॉइंट के आउट मोमेंट निकाल लेना है, वही आपका रिजल्टेंट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर आप थोड़े से प्रो ऑलरेडी हो चुके हो तो बढ़ जाओ सेकंड वैरायटी की तरफ, नहीं हुए हो तो मेरे साथ साथ चलते रहो। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन और है आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। जो ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, जो मेरे साथ साथ चलना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें सबसे पहले जो मेरा फोर्स अपने अकॉर्डिंग नहीं है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कॉस कंपोनेंट कहाँ जाएगा फोर्स का, ये रहेगा मेरा, दिस विल बी माय कॉस कंपोनेंट। कलर चेंज करते हैं बहुत। ठीक है, दिस विल बी माय कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, है ना, देख सकते हो 30 का कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, लिख भी देते हैं। सो दिस इज माय 30 cos ऑफ थीटा एंड दिस इज 30 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो चुके हैं, थीटा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और cos थीटा साइन थीटा आपको लास्ट टाइम लिख के दिखाया था। ठीक है, तो कैसे लिखना वहां से देख लीजिएगा। ओके, चलिए। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पे देखो 30 cos थीटा लेफ्ट की तरफ है 30,
कॉस थीटा लेफ्ट की तरफ है तो ऑब्वियसली नेगेटिव पुट करना पड़ेगा हमें। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 9 डिवाइडेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी, 15। ठीक है, ये हो चुका है। इसका साइन कंपोनेंट ये भी चलो लिख ही लेते हैं, साथ ही साथ आर वाई भी लिखते चलते हैं। आर वाई कितना हो जाएगा मेरा, इट विल बी अगेन नेगेटिव -30 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा विल बी 12 डिवाइडेड बाय 15, दिस इज अगेन 144, हाँ सही है, 15 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बी की तरफ। नीचे की तरफ है हमारा 16 न्यूटन, तो -16 न्यूटन लिख लिया हमने। पॉइंट सी पे आ जाओ, पॉइंट सी कहाँ है? ये है पॉइंट सी पे। तो यार मोमेंट दिया हुआ है तो फिर फोर्सेस में उसका कोई काम नहीं है, इसको रहने तो मोमेंट के टाइम पे यूज करेंगे। पॉइंट डी पे वर्टिकल फोर्स है 40 न्यूटन का, चलिए 40 डाल दिया। फिर अगेन ये कपल दिया हुआ है तो यहाँ पे अगेन कोई काम नहीं है। ई पे आ जाओ, 18 न्यूटन का राइट साइड में, तो +18, और इधर भी कुछ नहीं है एफ में। ठीक है, चलिए इसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 15 टू द 30, ये तो हो जाएगा -18 + 18 विच इज इक्वल टू 0, क्या बात है। ये हो जाएगा -24 -16 इज -34 -40 +40, ये भी 0 आ रहा है आपका, है ना। ये पूरा सॉल्व करोगे तो -40 आएगा एंड दिस इज +40 विच इज इक्वल टू 0। तो अगेन आर एक्स और आर वाई दोनों 0 आ रहा है पिछले वाले की तरह। तो हमने देखा है कि अगर आर एक्स आर वाई दोनों 0 हो जाए तो रिजल्टेंट आर भी तो 0 ही होता है हमारा, है ना। और जब रिजल्टेंट आर हमारा 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे नेट मोमेंट फाइंड करना है तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज और यहाँ वाली नए वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लिख के बताया था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड द नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट पी। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप क्वेश्चन पिछले वाले, इसके पहले जो क्वेश्चंस किए ना, आप उनसे थोड़ा रिलेट कर पाए। ठीक है, असल में स्पेसिफाई नहीं करता है वो पॉइंट बी, सिर्फ इतना लिख के आता है क्वेश्चन में, फाइंड द नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो आप तो समझ चुके हैं आप इस बात को कि नेट रिजल्टेंट के लिए आप आर एक्स आर वाई निकालोगे और आर 0 आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मोमेंट निकाल के छोड़ दोगे। और अगर आर 0 नहीं आता है तो आर की वैल्यू निकाल के साथ साथ उसका थीटा स्पेसिफाई करके छोड़ दोगे। ऑलरेडी हम पिछले 2-3 क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में किस्मत अच्छी रहेगी, आर 0 आ जाएगा तो मुझे आर सॉरी थीटा वीटा इसका निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, खाली मोमेंट निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि मोमेंट हम किस पॉइंट के अबाउट निकालें। तो हम सीख चुके हैं कि जब जब आर 0 आता है किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो, सबका वैल्यू सेम आने वाला है। दूसरा, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, तो क्या मैं बी के अबाउट निकाल लूं या डी के अबाउट निकाल लूं? नहीं नहीं, एक ऐसा पॉइंट चूज करो जहां पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, जैसे यहाँ पे दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ताकि मैं उन फोर्सेस को वहीं एलिमिनेट कर दूं। इस ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इनका मोमेंट 0 होगा, तो मैं इसी पॉइंट पे निकालता हूँ। तो आई फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। ठीक है, चलिए तो इन दो, ये तो पूरा खत्म हो गया, बचा बी। बी का आ रहा है 16 न्यूटन का फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 5 और 3 8 मीटर। तो 16 न्यूटन का फोर्स विद अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स एंड आर से एफ की तरफ, ये रहा मेरा क्लॉकवाइज, तो मैं इसे बोलूंगा नेगेटिव। पॉइंट सी पे आ जाओ, पॉइंट सी नहीं है, कहाँ गया पॉइंट सी, हाँ पॉइंट सी यहाँ पर है। तो देखो ये है मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये डायरेक्टली हम नेगेटिव लिख देंगे। देखो ऐसे अगर आप नंबर्स दे दो ना, एबीसी मतलब लेटर्स दे दो ना, तो आसान रहता, हम भूलते नहीं किसी को, वरना पॉइंट सी तो भूलते ही चले थे हम। पॉइंट डी की बात करते हैं, 40 न्यूटन का फोर्स, और डिस्टेंस कितना है इसका, पॉइंट ए से देखो 5 और 3 8, ये हो गया, ये 8 है, तो बचा हुआ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, या यहाँ से गिन लो, ये 8 मीटर + 5 मीटर, 8 और 5 कितना होता है, 13 मीटर, 13। रही बात डिस्टेंस की, डिस्टेंस की सॉरी साइन की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रहा मेरा फोर्स का डायरेक्शन, ये सॉरी ये रहा मेरा डिस्टेंस का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस से फोर्स की तरफ क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम इसे डालेंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये कपल है 40, डिस्टेंस दोनों के बीच का गिवन नहीं था। ओके देखो ऐसा क्वेश्चन में होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली, ये क्वेश्चन बनाते समय हम डिस्टेंस नहीं लिख पाए थे, बट अब आपके लिए स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स से कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ओके चलो सॉरी फॉर दिस गाइस, ऐसा कभी क्वेश्चन में रह जाना तो खुद से मन से डिस्टेंस ये कर दिया करो। सो 40 × 2, ओके। अब देखो कपल है, कपल की डायरेक्शन को देखो, ऐसे जा रही है कपल की डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, ये कौन सा होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो इसका भी हम डाल देंगे पॉजिटिव। अब आ गया हमारा ई, 18 न्यूटन का फोर्स है, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा सेकंड लाइन में, और डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का, यहाँ से 3 और 2 5 मीटर का। पॉजिटिव नेगेटिव, आर से एफ की तरफ, ये रहा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, आर से एफ की तरफ। ठीक है, सही रहा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आता है ना, लास्ट 2-3 क्लासेस में सिखाया है मैंने, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में,
क्या करते हैं, जिस पॉइंट का मोमेंट निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। तो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ये रहा मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, तो मेरा मोमेंट का डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, एफ पे बात करें तो डायरेक्टली इसने मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दे दिया है, तो मैं डायरेक्टली इसे +20 Nm लिख लेंगे। बस इसका कैलकुलेशन कर दो, हो गया आंसर आपका। ठीक है, कैलसी कहाँ है, फटाफट से लिख लेते हैं इसको। सो आपको कैलकुलेशन करना है फॉर दिस 16 ओके, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। ओके, सो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। वैल्यू आ रही है 552, जो कि पॉजिटिव आ रही है, तो हम बोल देंगे 552 न्यूटन मीटर का मोमेंट एक्ट करेगा, एंड दैट विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो समझ में आया। नेट एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो आप क्या करोगे, इसका नेट रिजल्टेंट निकालोगे। जैसे ही आपका रिजल्टेंट 0 आता है तो आप किसी भी पॉइंट के बाद मूवमेंट निकाल सकते हो। और अगर इनकेस रिजल्टेंट 0 नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा जिसमें मेंशन कर रहा होगा कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। हालांकि यहाँ पर 0 भी आया था और मैंने मेंशन भी किया था, बट यूनिवर्सिटी ऐसे ही करती है। अगर वो रिजल्टेंट 0 नहीं देगी तो वो मेंशन करेगी। इसके पहले वाले दो क्वेश्चंस को उठा के देखो। और अगर वो रिजल्टेंट 0 देना चाहेगी तो वो मेंशन नहीं करेगी, वो बोलेगा किसी की भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो रिजल्टेंट निकालना हमें सारे फोर्सेस का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो फोर्स हमारा रिजॉल्व नहीं है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दिस विल बी द साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 60 कॉस ऑफ थीटा, दिस विल बी 60 साइन ऑफ थीटा। बाकी सारी चीजें तो सॉर्टेड है यार, कुछ है नहीं खास। हमारा आर एक्स को देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एक्स आर वाई भी साथ ही साथ लिखते चलेंगे हम हर एक पॉइंट पे। ठीक है, सो आर वाई सबसे पहले पॉइंट ए पे देखो 20 N नीचे की तरफ, यहाँ पे आ जाओ पॉइंट बी पे 60 साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो -60 कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया 48 N का राइट साइड में +48, और 56 का ऊपर की तरफ +56। ये कितना होगा, 5 12 60, 12 4 48, तो -48 +48 हो गया 0। इसको देखो, दिस इज कितना, -20 -12 3 36 +56, ये भी हो जाएगा कितना, 0 न्यूटन्स। तो हमें समझ में आया कि आर एक्स आर बाय 0 है, मतलब आर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा इसका वो एक नेट मोमेंट होगा। किस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो कौन सा पॉइंट चूज करना चाहिए बताओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट डी, आप इससे चूज कर लें। बेस्ट रहेगा पॉइंट बी चूज कर लो, उससे ये फोर्स का मोमेंट खत्म हो जाएगा, बाकी तीनों का अपन निकाल लेंगे। लेट्स फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोमेंट, इट कुड बी अबाउट एनी पॉइंट, विल चूज पॉइंट बी। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, ये 20 N का फोर्स, तो फोर्स इनटू द डिस्टेंस इज ऑफ 6 मीटर्स। अब देखो ये कैसा मूवमेंट कॉज कर रहा है, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अब इसका तो 0 हो गया, इसका देख लीजिए 48 इंटू डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का। मोमेंट कैसा कॉज हो रहा है, ये रहा मेरा आर, ये रहा एफ, सो आर से एफ की तरफ अगेन इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो पॉजिटिव। इसे देख लीजिए 56, ये तो सीधा सीधा इस पे लगता जा रहा है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है बी से, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बी को क्रॉस कर रहा है, तो मोमेंट तो 56 का इसके बाद 0 ही होगा, खत्म। चलिए 6 2 12 इज 120 प्लस 4 8 32 का 2 3 4 4 16 17 18 19, कितना हो गया ये 2 9 10 11, ये कैरी ओवर 1 2 3 312 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आ रहा तो हम सिंपली बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो नेट रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट में सिर्फ और सिर्फ नेट मोमेंट आएगा, एंड दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हिच वी हैव फाउंड। ओके, चलिए सो एक सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, एंड आई होप पिछले 2-3 क्वेश्चंस देखने के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया जाए, हो सकता है पॉइंट स्पेसिफाई ना करे, उस केस में ऑब्वियसली आर 0 आएगा, एंड यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। क्वेश्चंस कुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड, जहां पर रैंडमली एक्स वाई एक्सिस में आपको फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी एक बीम पे फोर्स लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद हम थोड़ा सा अलग कैटेगरी पे जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी प्रो हो चुके तो आप मूव कर सकते हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पॉज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, और सारा कुछ एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है,
एक दिन में 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लिया, अगले दिन 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लिया, ऐसे ऐसे पढ़ा करो। ठीक है, चलो फटाफट से पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लो यार फटाफट से। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा यहाँ पे कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये रहेगा साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। चलिए 65 cos थीटा एंड दिस विल बी 65 साइन थीटा। हो गया काम। अब आर एक्स की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो यहां से चूज करते हैं, चलो अलग अलग लिख लो। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट ए पे देखिए मेरे पास 40 न्यूटन का फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, आर वाई भी लिखते चलो साथ ही साथ। पॉइंट बी पे 60 न्यूटन का ऊपर की तरफ पॉजिटिव, पॉइंट सी पे 15 न्यूटन है नेगेटिव। ठीक है, पॉइंट डी पे आओगे तो एक नेगेटिव फोर्स है यहाँ पे 65 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा का बेस है 5, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, कितना होगा 13, करेक्ट। 5 और 12 के साथ में क्या आता है, 13 आता है यहाँ पे। ठीक है नहीं, चलो आई होप ये पता होगा ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालते हैं। 5 स्क्वायर + 24 12 स्क्वायर का हम अंडर रूट कर लेते हैं, राइट। ओके, ये हो चुका है एंड वर्टिकल वाला -65 साइन थीटा, साइन थीटा इज 12/13। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, 40 - 15 इज 25, 13 5 तो हो गया 25 - 25, अगेन 0 न्यूटन्स। ठीक है, तो 60 - 60 ये भी 0 न्यूटन्स हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो पाए। तो अल्टीमेटली मेरा आर आ जाएगा 0, तो मुझे फाइंड करना मोमेंट। मैं किसी भी पॉइंट के और मोमेंट निकाल सकता हूँ, मैं लूंगा पॉइंट डी को, क्योंकि इससे कुछ फोर्सेस है उनका मोमेंट 0 हो जाएगा। चलिए पॉइंट ए का देखते हैं, अब हम निकालते हैं पॉइंट डी के अबाउट मोमेंट। दिस इज द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना है टोटल, 8 मीटर का डिस्टेंस है। डायरेक्शन देख लो, आर से लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स की तरफ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज आर, आर से एफ की तरफ माई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये इस पे टच कर रहा है। 15 डिस्टेंस कितना है, अगर ये 3 है, ये 8 है, तो बचा हुआ 5। ठीक है, और आर से एफ की तरफ, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, बस खत्म, इतना ही है। इसके तो इसी पॉइंट पे लग रहा है। सो 4 8 32 320 -15 5 से कितना होता है 75। ठीक है, कितना हो गया यार, 10 - 5 बचेगा 5, 31 - 7 24, सो 245 न्यूटन मीटर। और ये चीज पॉजिटिव आ रही है तो हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस विल बी द एंड मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। हमने डी चूज करके निकाले कि यहाँ यहाँ 0 बन रहा था उसका। ठीक है, 60 न्यूटन का 0 बन रहा है, कोई पूछना मत वहां। चलिए, सो आई होप आपको इस चीज की क्लैरिटी आ चुकी होगी। कई बार रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 आते हैं, तो नेट मोमेंट हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हमने देख ली है। और 2 कैटेगरीज देखेंगे जहां पे नेट फोर्स 0 नहीं आता है, तो उसमें से किसी किसी को फोर्स कपल सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, या सिंगल फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम में। ये वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो रहने वाला है। सिंगल फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट निकालने पड़ते हैं ऐसे जाते हुए फोर्स में। वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में है। ठीक है, चलिए पॉसिबली इसी वीडियो में भी हो सकता है, देख लो जिस हिसाब से मैंने एडिटिंग करके जहां डाला होगा देख लेना। ठीक है, चलो कंटिन्यूएशन में देखना बस।